सवालिया निशान खड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर 207 नंबर कोर्ट के अंदर गोलीबारियां होती हैं और बदमाश जो हैं वो हथियार लेकर अंदर तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। मगर बात करें जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक की गई और कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर बदमाशों ने पहुंचकर गोलियांबारी की है और लगभग 25 से 30 राउंड जो है वो गोलियां चली हैं और लगभग इसमें 3 बदमाश जो थे वो कहीं ना कहीं मारे जा चुके हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। मगर बात करें जिस तरीके से वकीलों की बात करें तो वकीलों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा किया जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली कोर्ट के अंदर जहां पर लोग बाग न्याय लेने आते हैं वहां पर भी इस तरीके की चूक की जाती है, तो सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। मगर इस तरीके की घटनाएं जो है वो पहले भी दिल्ली के अंदर कई बार कोर्टों के अंदर देखने को मिली है। मगर जब बात करें जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट की, तो रोहिणी कोर्ट के अंदर एकदम कह सकते हैं लोग बाग घबरा गए जिस समय गोलियां चली और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने जवाब जरूर दिया। यहां तक कि तीनों आतंकियों को बताया जा रहा है कि वो जो टिल्लू गैंग से थे और कहीं ना कहीं गैंग बार के कहीं ना कहीं इशारे पर के आगे आए और यहां तक कि वकील जो बदमाश थे वो वकीलों की यूनिफॉर्म के अंदर आए थे और यहां तक कि दिल्ली के जो कोर्ट के अंदर जिस तरीके की गोलीबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के सवाल जरूर खड़े होते हैं। मगर यहां पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से तीनों ही बदमाशों को मार गिराया और कहीं ना कहीं ये भी कहा क्या है कि लगातार हमने सुरक्षा व्यवस्था को कमी पूरी करने की कोशिश की गई है और यहां तक कि बदमाशों को मारने की कोशिश की गई है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से चूक जरूर की गई है। और उसी को लेकर अब दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से कहें या फिर वकीलों की तरफ से कहें लगातार आवाज उठती नजर आ रही है कि सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की कहां पर है और यहां तक कि कोर्ट जब परिसर के अंदर बदमाश घुसते हैं और कई राउंड गोलियां चलाते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था चूक जरूर हुई है। मगर बात करें आने वाले दिनों के अंदर नवरात्रे भी हैं, दिवाली भी है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था वो किस तरीके की होगी ये खुद इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर देखना होगा आज की कार्रवाई कितनी बड़ी कारगर हो सकती है। मगर बदमाशों के हौसले भी लगातार बुलंद है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बदमाशों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके की दिल्ली पुलिस जवाब देती है। आज का वाकया जो है बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। इस पे आज मेरे ख्याल से कोर्ट के इतिहास में ऐसा वाकया आज पहली बार हुआ जहां पे कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने फायरिंग हुई है, जहां पे इतना बड़ा वाकया हो गया कि एक तरह से अप्रोक्सीमेट जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि शायद 3 डेथ एट द। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज, दिल्ली। बॉलीवुड को मिस्टर इंडिया और बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल हमारे साथ है। मनोज पाटिल एक बार फिर से मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिरकत किया है कि हालांकि मुंबई पुलिस क्या कुछ कर रही है, सीधी बात करेंगे मनोज पाटिल जी से। सर आपने आज मुलाकात की, क्या कुछ सामने बातें बताई? मुलाकात में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला साहब से। शेंडे साहब से हम मिले, शेंडे साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि 2 दिन का टाइम, तो 2 दिन के अंदर जो साहिल खान है वो गजाट होगा, अरेस्ट होगा। और हमने उनको बोला है कि आप जितना भी अपना यंत्रणा यूज़ कर सकते हो, जितने आपकी पावर है, क्योंकि आप मुंबई पुलिस बहुत पावरफुल पुलिस है, पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है। तो मुझे पूरा उनको विश्वास है। मैं 2 दिन का टाइम दिया है, मैं 2 दिन कुछ नहीं बोलने वाला, मैं चुप बैठने वाला हूँ। लेकिन मैं उनको एक चीज़ और बोली है, 2 दिन के बाद अगर उसको अरेस्ट नहीं होता है तो डेफिनेटली हम लोग सारे बॉडी बिल्डर इंडिया के महाराष्ट्र के यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो पीसफुली होगा। कोई किसी को गाली नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कहीं पे यहाँ पे क्लैपिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हम लोग आके सिर्फ शांत पीसफुल प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि क्या ऐसा प्रेशर है उनके ऊपर जो उन्हें अरेस्ट नहीं हो रहा है। क्या पॉलिटिकल पावर है, कौन सा पॉलिटिकल पक्ष है, कौन सा पॉलिटिकल नेता है उनके पीछे इतना स्ट्रांगली खड़ा है कि वो बोलते हैं। आप एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ आपको मैं, कि आप एक बार देखना वो अपने बंदे को क्या बोलते हैं। हकीम की बात चल रही है। जी ये डर लगना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, ये सब जो बच्चा है, साहिल खान की बात है, साहिल खान का वॉइस है, ये बच्चे को डराते हैं, एक नॉर्मल पर्सन को डराते हैं। उसको डर लगना चाहिए, डर लग के वो एथलीट सुसाइड करना चाहिए। ये तुम्हारी कौन सी मेंटालिटी है, ये कौन सी मेंटालिटी पे आप जी रहे हो? जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया था उस दौरान से माना जाता है कि बॉलीवुड में इस तरह की चीजें होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। मुंबई पुलिस भी जानती है, ओशिवरा पुलिस भी जानती है। मुझे लगता है 1 हफ्ते से वक्त ज्यादा बीत गया है, लेकिन अब तक जो है कोई उचित कार्रवाई जो मानी जाए वो नहीं हुई। इसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस के ऊपर। डेफिनेटली पुलिस बेचारे अपना काम 100% कर रही है। मुझे पुलिस पे, डिपार्टमेंट पे पूरा बिलीव है, आर्मी पे पूरा बिलीव है। मैं उनके साथ में ऑलवेज खड़ा रहता हूँ। आप मेरा कहीं पे जाता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, उनके साथ ही बात आगे चालू करता हूँ। बट
क्या होता है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे देश के, महाराष्ट्र के, उनके ऊपर शायद प्रेशर कर रहे होंगे और प्रेशर की वजह से वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम सारे एथलीट्स टुगेदर हैं। मुझे लगता है कि कॉमन मैन की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है। हम लोग साथ में सब खड़े हैं और साहिल खान को अंदर जाना ही होगा। जनपद में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, जिला अस्पताल में अब तक 38 मरीज भर्ती हैं। वहीं पर सैकड़ों मरीज जिला अस्पताल से आते हैं और लौट जाते हैं। आए दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग मौतों के आंकड़े को छुपा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह से अगर लापरवाही बढ़ती रही स्वास्थ्य विभाग की, तो ये बहुत घातक हो सकता है। वहीं पर आपको बता दें, 38 मरीज जिला अस्पताल में डेंगू के भर्ती है। इससे ज्यादा मरीज भर्ती करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। इसी बात को लेकर आज जब बात की गई, तो सीएमएस एसएसपी सिंधु ने बताया कि हमारे पास अभी तक 40 बेड थे, जिनमें से 38 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। 2 बेड खाली है, जिन पर मरीजों को जल्दी से जल्दी बेडों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब देखने वाला समय बताएगा बेड बढ़ते हैं या नहीं। अगर बात की जाए, कई ऐसे गांव हैं जहां पर सैकड़ों मरीज डेंगू और वायरल फीवर से प्रताड़ित है। वहीं पर आए दिन लोग यहाँ पर आते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं। चेकअप कराने के बाद वो घर जाते हैं, मगर उनको उनकी रिपोर्ट नहीं मिल पाती। अब देखने वाला समय बताएगा स्वास्थ्य विभाग कब तक अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग पाता है। एएनबी न्यूज के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस पर कहना उत्तर प्रदेश सरकार पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों से कभी बर्तन धुलवाने का या कभी स्कूल की सफाई कराने की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। जनपद मैनपुरी के सरकारी स्कूल में नौनिहालों के द्वारा झूठे बर्तन साफ कराने के साथ साथ उनकी जात के आधार पर बर्तन अलग अलग रखवाने का मामला शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़ते नजर आ रहा है। वहीं देखने वाली बात यह है, क्या उच्चाधिकारियों के द्वारा क्या ऐसे परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या नहीं। उस गांव की जो प्रधान हैं वो महिला हैं और उनके पति से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ पर स्कूल में बच्चों के बर्तन भी अलग अलग कर रखे हैं। एससी के बर्तन अलग हैं और दूसरी कैटेगरी के बर्तन अलग हैं। और ये सफाई का भी जो है कुछ बात सामने आई कि बच्चों से वो बर्तन साफ करवाते हैं। लेकिन आज हमने अपने खंड शिक्षा को वहाँ भेजा था विद्यालय में और इस समस्या को उन्होंने निपटाया है। और आगे कोई समस्या आती है तो इसको हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, एएनबी न्यूज मैनपुरी। नाम और आपके रिश्तेदारों का नाम? ये तो नहीं, जमीन तो मैंने तो जो जमीन है तो 3 एकड़ में करीब में जो है अपना ग्राउंड बनाया है, जो कि क्रिकेट के लिए है। उसके लिए मैंने ग्राउंड बनाया है। तो सर एक उन्होंने ये भी आप पे आरोप लगाया कि जो क्या नाम कम रेटों में किसान से जमीन खरीदी थी, 15-20 दिन में कई मिश्र उसको दुगने दाम। हमने कोई ज़मीन किसी किसान से नहीं खरीदी। मैंने पहले ही क्लियर किया कि ज़मीन जो है वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही हमारे को उपलब्ध कराई है। हमारा किसी किसान से कोई क्रय विक्रय का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इसका मतलब अधिकारी भी जीडीए कुछ मिले हुए हैं? ये पता नहीं, ये सब आपका सवाल कह सकते हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा विषय। उन्होंने आरोप लगाया सर, मैं नहीं कह सकता। नहीं, वो उनके आरोप को वो देंगे ना जवाब। किसी दूसरे के विषय में मैं कह सकता हूँ। मैं तो आपसे केवल अपनी संस्था का नाम रोशन करना। जिस तरह आपने सारे आरोपों को उनका गलत बताया और आपकी मानहानि करी उन्होंने, आप पे गलत और बुलाया आपका एसोसिएशन, तो अब आगे स्टेप उनके खिलाफ आपका क्या रहेगा? मैंने आपको बताया कि इस पे जो है उचित कार्रवाई जो है, जो इसमें मानहानि का वो उस पर करेंगे हम, ठीक है ना। उनके सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, कोई सच्चाई नहीं, सब तर्कीन है। और उनका मैंने बताया तो उसमें जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। 96 रजिस्ट्री जो है वो विभिन्न लोग से हैं, लोगों ने कराई।
सर जी आरोप ये है कि आपके मिलने वालों ने पहले जमीन खरीदी, फिर वो जमीन चीजें ये आरोप सही है, इसने खरीदी कैसे, फिर उसके बाद आपने वो जमीन अब मैं उसी बात को कह रहा हूँ भाई, मैंने जब सुनिए यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं और जो जमीन अगर कोई भी खरीद रहा है या बेच रहा है, अगर वो स्टेडियम के बाहर है, स्टेडियम के बाहर कोई भी खरीदे बेचे, मैं खरीद रहा हूँ, आज भी खरीद रहा हूँ, मैं अपनी सब्जी को आ रहा हूँ वहाँ पे, मेरे घर सब्जी भी जा रही है, मैंने अपना खेलने का कोई भी बनाता हूँ, अपने से खेल का मैंने बनाया। स्टेडियम के अंदर की जो बात आप कह रहे हैं कि मेरे या मेरे किसी परिचित है, मेरे किसी रिश्तेदार है, ठीक है ना, 1 इंच की जमीन ना तो खरीदी और ना ही स्टेडियम को दी। दूसरी बात, ये प्रश्न बिल्कुल इसलिए हो जाता है कि भाई मुझे तो पता नहीं, अगर आप लोगों में से भी किसी की हो, अब वहाँ पे पास में हो या किसी में हो, मैं तो इस बात को अपने मीडिया बंधुओं से पहले कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे 4,000 में, 4200 में, 4500 में, 5,000 में, 3500 में जमीन आज भी मिल रही है। तो ये थे राकेश मिश्रा जी, इन्होंने जो कल इन पे आरोप लगे थे सारे आरोपों को गलत बताया और इन्होंने यह भी कहा कि मैं और मेरी एसोसिएशन दोनों ही प्रवीण त्यागी पे मानहानि का दावा जल्द ही करेगी। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग में परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। गोरखपुर में पशु तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मामला कल देर रात का है, जहां चौरी चौरा थाना क्षेत्र के सोनबरसा चौकी के अंतर्गत पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर को पकड़ा। इसमें 29 गौवंशी पशुओं को बरामद करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस टीम को देखते हुए 3 जो पशु तस्कर थे वो पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव किए और पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ना चाहा, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जनपद में लगातार पशु तस्करों का आतंक कई सालों से बना हुआ है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं जहां पशु तस्कर स्थानीय लोगों की पिटाई करते भी दिख चुके हैं। हालांकि पुलिस पर यह पशु तस्कर लगातार भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ये जो पशु तस्कर हैं इन पर कार्रवाई करने से बचती रहती है। हालांकि जब ये पुलिस कार्रवाई करने की बात करती है तो पशु तस्कर पुलिस पर ही हमला कर फरार हो जाते हैं। इस मामले में गोरखपुर के जो एसपी नार्थ थे उन्होंने बताया कि कल पुलिस और एसएचओ की टीम ने दबिश देते हुए एक कंटेनर को पकड़ा है और 29 गौवंशी पशु को बरामद किया है और जो फरार पशु तस्कर हैं उनके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब ये पशु तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार पशु तस्कर गोरखपुर पुलिस पर हावी बनते नजर आ रहे हैं। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जो मोबाइल काफी दिनों से गायब थे। हम बता दें कि यहाँ जनपद की पुलिस जो साइबर टीम है और उसके प्रभारी अश्वनी राय हैं और मुकेश मिश्रा, 2 लोगों के सहयोग से लगातार गायब मोबाइलों को ढूंढा जाता है और फ्रॉड जो जालसाज हैं जो रुपए लोगों के खाते से निकाल करके सामान खरीदते हैं और रुपए चुराते हैं, ATM बदलते हैं, उन मामलों को भी पुलिस पकड़ती है साइबर सेल की टीम। और यहाँ पर आज तकरीबन 12 लाख रुपए की बरामदगी भी हुई है जो खातों में लोगों के वापस हुए हैं पैसे। तो हम सीधा तौर पे बता दें कि देवरिया की पुलिस इस समय जनता को जहाँ सुरक्षा प्रदान करा रही है और हर तरह से तत्पर दिख रही है, वहीं गायब मोबाइलों को भी वापस करा रही है और लोगों को हर सुविधा पहुँचाने के लिए लगभग हर स्तर पर तय द्वारा। तो निश्चित तौर से देवरिया की पुलिस टीम इस समय सक्रिय नजर आ रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है, जमीनी असर दिख रहा है। निश्चित तौर से यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के आदेशों का असर देवरिया में ही देखने को मिल रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। कलयुगी बाप बेटे ने अपनी बाप की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 2 टीमें गठित की थी, जिसको तलाश करने पर पुलिस लगी हुई थी। जिसके मोहल्ले के ताने सुनकर उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान गंवा दी। कल शाम को पुलिस के पास उसके भाई ने फोन किया कि आसिफ ने कुछ जहरीला पदार्थ साथ सल्फास खा लिया है। इस पर पुलिस पहुंची और उसको लेकर के स्थानीय अस्पताल, जिला अस्पताल और मेरठ लेकर के गई, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि
सल्फास या जहरीला पदार्थ खाने के कारण मानसिक असंतुलन एवं आत्मग्लानि के कारण उन्हें हत्या कर दी। एएनबी न्यूज से गुड्डू भारती बिजनौर। गलतियां इंसान से ही होती हैं और उन गलतियों पर सजा देने के लिए कानून व्यवस्था की स्थापना की गई है, ना कि उन गलतियों पर सजा पब्लिक खुद से देने लगे और कानून अपने हाथ में ले ले। कुछ ऐसा ही इन दिनों मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिल रहा है। रीवा जिले में लगातार मारपीट की जाती है और मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरता है। कुछ ऐसा ही मामला आज रीवा के चौराहा थाना अंतर्गत से सामने आया है, जहां करहिया मंडी पर आज सुबह एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक बैक कर रहा था। उसी समय अचानक एक महिला ट्रक के सामने आ गई और महिला को धक्का लग गया। धक्का लगने की वजह से महिला घायल हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से तत्काल एम्बुलेंस को कॉल किया गया और एम्बुलेंस से महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर लिया और चक्का जाम करने के बाद ग्रामीणों के द्वारा ड्राइवर और खलासी को ट्रक में ही बंधक बना लिया गया और बंधक बनाकर ड्राइवर और खलासी के साथ इस तरह से मारपीट की गई कि वीडियो देखने वालों के भी दिल दब गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो रीवा जिले में जिस कदर से मारपीट पहले की जाती है और मारपीट करने के बाद उसका वीडियो बनाया जाता है और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, जो कि वीडियो आए दिन सुर्खियां बटोरता रहता है। यह कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें रहती हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान गलती करता है तो उसके साथ मारपीट ना कर कानून है और कानून से इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन आजकल देखने को यह मिल रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका निर्णय खुद ले लिया जाता है और खुद से मारपीट की जाती है। हालांकि रीवा जिले में जिस कदर से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, यह कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। मध्य प्रदेश सरकार ने अब भूमाफियाओं के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी अब इन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो अतिक्रमण कर रखे थे उनके खिलाफ अब सख्त होती नजर आ रही है और लगातार इनको अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई भी की जाने लगी है। इसी क्रम में हम बात करें शिवपुरी के करेरा तहसील की, तो शिवपुरी के करेरा तहसील में भी महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय के सामने अतिक्रमणकारियों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उसको आज प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इटैची से जमींदोज कर दिया। अब लगातार इस तरह प्रदेश में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो मुहिम सरकार द्वारा छेड़ी गई है, इसमें आगे और क्या परिणाम निकलते हैं, कितनी शासकीय भूमि को इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाता है, ये आगे देखने वाली बात है। कैमरामैन सागर के साथ एएनबी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो आज जनपद जालौन में आंगनबाड़ी, आशा बहू, संगिनी, इन महिलाओं के समूह ने जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने अपनी मांगे रखी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने लगातार कोरोना काल के समय में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं यह मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो आगे भी हम इसी प्रकार से प्रदर्शन करेंगे। और वहीं हमने लगातार कोरोना काल के समय में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं जान जोखिम में डालकर, लेकिन हमारी जो मांगे हैं यह मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। वहीं हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी यह मांगे पूरी की जाए। योगी जी से निवेदन है कि हम बहनों को या तो फंड दें या पेंशन दें, उनके घर में बहू है, बेटी है, किसी को भी नौकरी दें, जिसको वो चीज़ समझे नौकरी दें। ऐसा नहीं होता है कि बहन पूरा आंगनवाड़ी का काम करे फिर इसके बाद में निकल के बाहर कर दे। इसलिए हम बहनों में आक्रोश है। हम लोग इसी तरीके से अपना प्रचार प्रसार करेंगे और अगर उन्होंने हमारी मांग पे ध्यान नहीं दिया तो मेरा जो है इसी तरीके से विरोध होगा। एएनबी न्यूज मयंक राजपूत, जालौन।
विशाख जी अय्यर ने कानपुर का जिला अधिकारी पद ग्रहण कर लिया है। आपको बताते चलें कि विशाख जी अय्यर 2011 के IAS अधिकारी हैं, साथ ही साथ पूर्व में भदोही, हमीरपुर और चित्रकूट के डीएम पद पर भी रह चुके हैं। विशाख जी अय्यर विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष सचिव भी रहे हैं, जिसके बाद उन्हें कानपुर के डीएम पद का भार संभालना पड़ा है। अब कल उन्होंने कानपुर के अंदर डीएम पदभार संभालते ही आज कलेक्ट्रेट के अंदर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ ही उन्होंने आगंतुक कक्ष पहुंच करके वहां पर रखी हुई कुर्सियों के बारे में जानकारी की। कुर्सियां अगर कम है तो ज्यादा मात्रा में कुर्सियां उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जो फरियादी आते हैं वो वहां पर बैठ करके अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सके। साथ ही साथ IGRS ऑफिस भी पहुंचे, जहां पर IGRS ऑफिस पहुंच करके उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश जारी किया कि विशेषकर जो आर्थिक मामलों से दबी हुई फाइलें हैं, उन फाइलों का समयबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। इसके बाद से ये माना जा रहा है कि जिस तरह से विशाख जी अय्यर ने पद ग्रहण किया है, ऐसे दौर में कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर की भी बात करते हैं और डेंगू की भी बात करते हैं, तो एक बड़ी चुनौती होगी कानपुर के लिए कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की कार्यकाल है या कार्रवाई है, जो कानपुर के अंदर की मौतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन डॉक्टर अभी भी शांत हैं और एक नई तरीके का रहस्यमय बुखार का नाम देकर के अभी तक उस बुखार की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि मौतें किस तरह हो रही हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी वर्तमान डीएम के लिए। कैमरा पर्सन नीलू वर्मा के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। है आज अमेठी के CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने जो है जगदीशपुर स्थित ट्रामा सेंटर में कोरोना की तीसरी लहर की को देखते हुए मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया। वहीं पर जो है वहां पे जो है एम्बुलेंस के द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया, जिसको वहां पे औपचारिक जो सुविधाएं हैं उनको दी गई। इस प्रकार से जो है एक मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसके तहत कोरोना की तीसरी लहर से जनपद को बचाया जाए। आपको बता दें अभी वर्तमान समय में कोरोना का एक भी केस अमेठी जनपद में नहीं है। वहीं पर डॉक्टर आशुतोष दुबे जो कि अमेठी से हैं, उन्होंने बताया कि हम पूरे जनपद को लेकर सतर्क मोड पर हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमने पूरे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज अमेठी। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में ब्राइट स्टार कंपनी ने कामगारों को खदेड़ दिया। उसके बाद जब वे न्याय मांगने के लिए लेबर कमिश्नर ऑफिस में आए तो यहाँ पे अधिकारी ने ये कह के मना कर दिया कि कंपनी में जब डायरेक्टर ही नहीं आ रहे तो समझौता किस बात का होगा। उनका मामला अब अदालत में विचाराधीन है। यहाँ पे जब कामगार आके जब लेबर ऑफिस में मिले तो उन्होंने यही कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात पर जो महिला संगठक की जो कार्यकर्ता वगैरह थी, जो कुछ लोग आए थे, कामगार आए थे, उन्होंने यही कहा कि आप लिखित रूप में हमें इस तरह से दे दीजिए। लेकिन अधिकारी ने कहा कि वो लिखित रूप में वही दे सकते हैं जो उनके कार्यक्षेत्र में आता है। अब देखना है कि तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के इन कामगारों को न्याय मिलता है या दर दर भटकने पे मजबूर रहेंगे। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशीष शेख, ANB न्यूज, बोईसर। बरेली इस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा हब बना हुआ है। इसका जीता जागता सबूत परसा खेड़ा औद्योगिक संस्थान के FCI गोदाम में देखने को मिला, जहां पर व्यापारी लोग, राइस मिलर्स और ठेकेदार अपने माल को यहां पर लाकर एकत्रित करके यहां से सरकारी धनराशि अपने को प्राप्त करते हैं। वहीं यहां के जो गोदाम प्रबंधक हैं राज, जिनका भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त होने के चलते वो 5 रुपये प्रति कुंटल इन व्यापारियों से हरिराज गोदाम प्रभारी आए दिन उठाई अवैध रूप से करते नजर आए। यही देखा गया है कि कुछ कर्मचारी सुहेल सिद्दीकी नाम से हैं, जो 25 सालों से आज भी विराजमान हैं और अपनी सीट से टस से मस नहीं हुए। उन्हीं के इशारों पर पूरा खेल यहाँ पर रचा जाता है। वहीं एरिया मैनेजर जब वीरेंद्र यादव से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने भी इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। वहीं CMD FCI से बात की, महाप्रबंधक FCI से बात की तो उन्होंने भी अपने मामले को नजरअंदाज करके अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया। इससे साफ जाहिर है कि FCI में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। ANB न्यूज बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट।
आज हमारे देश ने 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है मनाया है और इसी के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसको लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है सुनो सर जी, उनसे बात करेंगे कि आज जो अपनी जो आर्मी जो टीम है आज साइकिल यात्रा निकाल रही है, तो कहाँ से कहाँ जा रही है और क्या उद्देश्य है इस रैली का? आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये कन्याकुमारी से लेकर राजघाट तक जा रही है। ऐसी रैलियाँ पूरे देश से निकाली जा रही है। जम्मू से निकाली जा रही है राजघाट के लिए, साबरमती से राजघाट के लिए निकाली जा रही है, जोरहाट से राजघाट के लिए। इसके पीछे का मूल उद्देश्य है हमारे देश की जनता में पिछले 75 वर्षों में हुए परिवर्तन, प्रगति, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, स्वतंत्रता सेनानी जो लड़े, और आज भी जो हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक संग्राम कर रहे हैं। इस समय हम प्राथमिक विद्यालय मधुबनिया में खड़े हैं, जहां आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन हुआ। उनके कार्यक्रम के बाद यहाँ के बच्चे प्लेट धुलते हुए नजर आए। प्लेट धुलते हुए बच्चों का तस्वीर कैमरे में हुआ कैद। वहीं जब इस मामले को लेकर प्रधानाध्यापक सब्बीर अहमद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज आदमी ज़्यादा हो गए थे, इसकी वजह से हमने बच्चों को लगा दिया प्लेट धुलने के लिए। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होगी कि एक प्रधानाध्यापक, एक शिक्षित व्यक्ति बच्चों से स्कूल का प्लेट धुलवा रहा है धुलने के लिए। यहाँ पे बच्चों को प्लेट धुलने के लिए नहीं लगा रहा, बच्चे भूखे, उनको भूख लग गई और इस वजह से उनका टाइम जो था 11 बजे वो हो गया 12-1 बजे। इस वजह से अपने हाथ से प्लेट ले करके और धुलने लगे, जिसकी वजह से मैं बाहर के पब्लिक को जो है समझाने बुझाने में कि आप लोग जाइए, मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊँ, इस वजह से ये मेरी मजबूरी थी कि आज मेरे बच्चे प्लेट धुलते हुए। ANP न्यूज, रणबीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर।